बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और अमाइनो एसिड की डिटेल्स को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। इसमें चंद एक लेवल्स हैं प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। उन चारों को हमने डिटेल से डिस्कस करना है इंशाल्लाह। और उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के स्टार्ट में हमें ये एक बात बताई गई है जिसकी बेस पे ये पूरा लेक्चर है। वो बात ये है कि प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक जो प्रोटीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ चीज़ों पे बेस करती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों को हमने जहन में रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इस पे से कि प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज है वो बेस किस पे करती हैं। तो वो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन चीज़ों पे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेस करती हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं जो एक प्रोटीन को बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के किस तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं जो एक प्रोटीन को तश्कील दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे शेप क्या है उन अमाइनो एसिड्स की। एक प्रोटीन, एक जो मॉलिक्यूल है, एक पूरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए हमें शेप का पता होना ज़रूरी है प्रोटीन की, कि कैसे उसके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो किस शेप में मौजूद हैं और कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म बना रहे हैं उस एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी हैं जो हमें प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। उसके अंदर उसकी फोल्डिंग जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है वो हमें प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। नेक्स्ट हमने जो अब डिटेल में डिस्कशन करनी है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसको हमने डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर सबसे पहली चीज को डिस्कस करने लगे हैं उसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत आसान है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक, एक दो चीजें इसमें समझने वाली, अगर वो आप समझेंगे तो ये पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात जो इसमें की गई है वो ये है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो मुश्तमिल है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे। सबसे पहली चीज कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो किन दो चीजों पे मुश्तमिल है? नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ सेंगर। ये नाम आपने याद रखना है, एफ सेंगर उनका नाम था। उन्होंने 10 साल मुसलसल इस पे काम किया। इस पे काम करने के बाद उन्होंने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दिए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दिए एंड सीक्वेंस भी दिया। ये एफ सेंगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने इंसुलिन में हमें इंसुलिन का बताया कि उसमें कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। कितने अमाइनो एसिड्स उन्होंने हमें बताए हैं? 51 अमाइनो एसिड्स उन्होंने हमें बताया कि दो चेन्स हैं इसमें मौजूद। दो चेन्स के अंदर एक में 21 अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरे में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। एक तो उन्होंने हमें इंसुलिन का पूरा स्ट्रक्चर बताया, इंसुलिन प्रोटीन का, कि उसमें कैसे अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं। दो चेन्स में मौजूद हैं, एक में 21 और दूसरे में 30। उसके बाद उन्होंने हमें हीमोग्लोबिन का बताया कि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के अंदर। उन्होंने बताया कि उसमें 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। जो अल्फा है उनके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स और जो बीटा चेन है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। यानी दोनों बीटा में 146 और दोनों अल्फा में 141 जो है अमाइनो एसिड्स अरेंज किए गए हैं। इसी के बाद इस सारी बात के बाद कि हमें उन्होंने नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बताया अपनी 10 साल की मेहनत के बाद, इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हम एक नई चीज पढ़ेंगे। वो ये कि हमें पता चला कि तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स हैं जो एक इंसान में मौजूद हैं। और वो कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? वो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिन्होंने उन 10,000 प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन इसी
बात के बाद एक बहुत अहम चीज है, वो ये कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो ये मैंने फिगर लिखा है, सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। कि सीक्वेंस जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ये बात बहुत अहम है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे मालूम किया जाता है, वो इस तरह मालूम किया जाता है बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को डिटरमाइन करके हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स का पता लगा सकते हैं। और ये बात बहुत अहम है कि सीक्वेंस के मुताबिक अगर अमाइनो एसिड्स अरेंज होंगे प्रोटीन में तो प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन करेगा, वरना प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। एक और बात जो ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, इसको भी देख लें जरा, कि साइज डिपेंड्स ऑन नंबर एंड शेप। एक प्रोटीन का जो साइज है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये भी हमें यहां से पॉइंट मिलता है कि एक प्रोटीन का जो साइज है वो डिपेंड करता है नंबर एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये भी इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड है। ये भी एक पॉइंट है हम जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि साइज ऑफ प्रोटीन भी डिपेंड करता है नंबर एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। अब हम वापस जाते हैं अपनी बात की तरफ कि सीक्वेंस जो है डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए हमें सीक्वेंस का पता बताता है एक प्रोटीन के अंदर। लास्ट में हम इसी टॉपिक के अंदर ये बात करेंगे कि अगर अमाइनो एसिड्स अरेंज ना हो अपनी प्रॉपर प्लेस पे, उनके अंदर उनकी अरेंजमेंट में कोई थोड़ी सी भी खराबी हो तो प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसकी एक एग्जांपल दी गई है, एक डिजीज हमें बताई गई है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो इस एबनॉर्मेलिटी के अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन है, जो दूसरी हमने पहले जिक्र किया था, जो दूसरी चेन है जिसको बीटा चेन कहते हैं, उस चेन के अंदर अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह को एक्सचेंज करेगा किसी और अमाइनो एसिड के साथ, उसकी जगह पे कोई और अगर अमाइनो एसिड आ जाएगा एक अमाइनो एसिड की जगह, तो क्या होगा कि पर्सन जो है, ह्यूमन बीइंग, वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगा और इस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी पूरे हीमोग्लोबिन के उस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह को अगर एक्सचेंज करेगा या अपनी जगह से थोड़ा सा अपनी एग्जैक्ट जगह पे मौजूद नहीं होगा या किसी और अमाइनो एसिड के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज करेगा तो पूरे प्रोटीन का जो फंक्शन है वो उससे स्पॉइल हो जाएगा। पूरे प्रोटीन का जो फंक्शन है वो रुक जाएगा, ऑक्सीजन कैरी पूरे तौर पर नहीं होगी जो एक पर्सन को रिक्वायर है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट लेवल प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन का जो साइज है वो डिपेंड करता है नंबर एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। और दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, कौन सी, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं अल्फा 2 चेन्स के अंदर, और हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, एक में 141 है अल्फा में और दोनों बीटा में 146 है। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर जगह से एक्सचेंज हो जाता है, वो अपनी जगह एक्सचेंज करता है, तो हीमोग्लोबिन की वर्किंग रुक जाती है और पर्सन की डेथ हो सकती है। और एक बात हमने और पढ़ी कि सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो जो एफ सेंगर ने सीक्वेंस डिटरमाइन किया था वो कैसे डिटरमाइन किया था, बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ये वो चीज है जिसके थ्रू सीक्वेंस का पता चलता है कि कैसे अरेंज हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन के अंदर बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ये एक अहम पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर हमने जो दूसरी चीज पढ़नी है, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो लाई फ्लैट नहीं करती, वो सीधी लाई नहीं करती, बल्कि वो लाई करती हैं इनटू हेलिक्स फॉर्म। दे कॉइल इनटू अ हेलिक्स फॉर्म और सम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। वो एक प्रॉपर मेथड के तहत, प्रॉपर वे के तहत वो कॉइल होती हैं और एक हेलिक्स
की शेप को अपनाती हैं, एक रेगुलर पैटर्न में हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। हेलिक्स हम कहते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के साथ जुड़ता जाए एक तरतीब के साथ और कॉइल की फॉर्म में बनता जाए, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग होता है। ये हमें बताया गया है कि इस शेप में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक कॉमन एग्जांपल इसमें, एक कॉमन वेरी कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें चीज बताई गई है वो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें शामिल है, इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो कॉइल करते हैं, वो एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा हेलिक्स के अंदर, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स। अगली बात हम ये करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है अल्फा हेलिक्स, इसके अंदर कुछ 2-3 चीजें हैं। वो ये कि इसकी जो एक टर्न है ना, इसकी एक जो इसका हिस्सा है इस चेन का, उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 3.6 अमीनो एसिड उसकी एक टर्न में प्रेजेंट है, और एक टर्न जो अल्फा हेलिक्स की दूसरी टर्न के साथ जुड़ रही है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। एक टर्न जो सक्सेसिव टर्न के साथ जुड़ रही है वो किसके थ्रू जुड़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत उनका आपस में कनेक्शन हो रहा है। ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, कॉइल नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड मौजूद हैं, और एक टर्न जो अगली टर्न के साथ सक्सेसिव टर्न के साथ जुड़ रही है वो किसकी मदद से जुड़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। ये है हमारे पास अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक बीटा प्लेटेड शीट है, और वो क्या है बीटा प्लेटेड शीट? ये कैसे फॉर्म करती है? ये बीटा प्लेटेड शीट फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो चेन एक अल्फा हेलिक्स की बनी है, अगर इसी को हम बिल्कुल सीधा कर दें, इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाए, तो इसके फोल्ड्स खत्म कर दें हम, तो वो हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट बनेगी, जिसकी हमने बात पढ़ी है कि फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इस टर्म में, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या समझ आई कि एक अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है जिसकी एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, जो अगली टर्न के साथ, जो अमीनो एसिड्स अगली टर्न के साथ जुड़ रहे हैं, तो अमीनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इनके दरमियान। और बीटा प्लेटेड शीट हमने डिस्कस की कि जिसके अंदर फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो रही हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में किस चीज का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर अब हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपने उनको समझने की कोशिश करनी है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये बताया गया है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आमतौर पे एक दूसरे के ऊपर बेंड हो जाती हैं और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मैंने ये आपके सामने शो किया है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग करना शुरू कर दें, तो ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। ये है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इसके बाद एक बात इसी टॉपिक में की गई है कि ये है प्रोटीन की टर्शियरी कन्फर्मेशन। दिस इज द प्रोटीन्स टर्शियरी कन्फर्मेशन। इस लाइन का क्या मतलब है? टर्शियरी कन्फर्मेशन का जो लफ्ज है, इससे मुराद कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बॉन्ड्स टूट ना सके और 3 डायमेंशनल मोशन कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि टर्शियरी कन्फर्मेशन। दिस इज प्रोटीन्स टर्शियरी कन्फर्मेशन। इससे मुराद कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अरेंज होना और 3 डायमेंशनल मोशन कर सकना बगैर अपने अंदर बॉन्डिंग्स को तोड़े। जो बॉन्ड्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, केमिकल बॉन्ड्स, उनको तोड़े बगैर 3 डायमेंशनल मोशन में मोशन कर सकना और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाना, इसको हम कहते हैं दिस इज प्रोटीन्स टर्शियरी कन्फर्मेशन। और नेक्स्ट हमें बताया है कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो इस टर्शियरी कन्फर्मेशन को स्टेबल रखते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। इसी के बाद हमें एक एग्जांपल दी गई है। वो एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा समझनी है। वैसे नॉर्मली जब हम उसको स्टडी करते हैं तो क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स को, अब आपने उसको समझना है। एग्जांपल में ये बताया गया है कि एक एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल रखना टर्शियरी कन्फर्मेशन को, वो कैसे है कि अगर एक एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर
ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट हो, एक्वस एनवायरनमेंट में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं उन्होंने उनका टर्शरी स्ट्रक्चर हो, तो होगा क्या कि जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस मॉलिक्यूल में जो एक्वस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उसकी टॉप पे आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का पार्ट है वो बरीड हो जाएगा किसमें, उस मॉलिक्यूल के अंदर। ये बातें की गई है। इसको अगर हम आप समझें ओवरऑल तो ये बात है कि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वाटर की प्रेजेंस है, उसमें अगर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो टर्शरी स्ट्रक्चर का हामिल है, उसके अंदर टर्शरी कन्फर्मेशन को स्टेबल रखने के लिए क्या होगा, होगा ये कि वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड का पार्ट है वो टॉप पे आ जाएगा प्रोटीन के मॉलिक्यूल के, क्योंकि वो वाटर लविंग है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उस मॉलिक्यूल के टॉप पे आ जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक है अमाइनो एसिड का पार्ट वो बरीड हो जाएगा इनसाइड मॉलिक्यूल, इनसाइड द प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो अंदर ही रहेगा, और जो उसका हिस्सा है कौन सा हाइड्रोफिलिक वो टॉप पे आ जाएगा उस मॉलिक्यूल के जो किसमें प्रेजेंट है, एक्वस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इस सारी बात को समझने का मकसद ये है कि हम टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल जिसकी अरेंजमेंट हुई हुई है और वो मूवमेंट कर सकता है बगैर अपने बॉन्ड्स को तोड़े, जिसको हमने टर्शरी कन्फर्मेशन का नाम दिया है। तो उस टर्शरी कन्फर्मेशन की एग्जांपल हमें एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर दी गई है कि एक्वस एनवायरनमेंट में जब एक प्रोटीन प्रेजेंट हो जिसके अंदर टर्शरी कन्फर्मेशन हो, उसको एक स्टेबल तरीके से दिखाने के लिए हमें ये बताया गया कि उस प्रोटीन का मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट कैसे है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ मूव करता है और मूव अपवर्ड होता है, यानी टॉप पे आ जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है अमाइनो एसिड का पार्ट वो अंदर ही रहता है, उसके अंदर बरीड हो जाता है, किसके अंदर, अमाइनो उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये एक कंसेप्ट है जो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको समझ आएगी, नहीं तो ये नॉर्मली रीडिंग के दौरान चीजें क्लियर नहीं होती स्टूडेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में किस चीज का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स लास्ट पे हम जिस चीज का जिक्र करने लगे हैं वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सिंपल सी चीज है, हमें एक बात बताई गई है कि जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करती हैं, एक दूसरे के साथ क्लस्टर की फॉर्म में एग्रीगेट करती हैं, और किन 3 बॉन्ड्स के तहत उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये 3 चीजों के तहत वो इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एग्रीगेट करती हैं इसमें, और 3 बॉन्ड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के अंदर, यानी हाईली कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स हैं। इसकी एग्जांपल हमें दी गई है हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ये, वो इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है, उसके अंदर ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसकी अरेंजमेंट इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के तहत हुई है जिसके अंदर टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट किए हुए हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया गया है। आज का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का टॉपिक खत्म हुआ। इसको अच्छी तरह रीड आउट करिएगा, एक पॉइंट को जानिएगा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है, इन सारे स्ट्रक्चर्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको क्वेश्चन है इसमें तो जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।